अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम फैक्ट मैटर्स के साथ मैं हूं सुजैन जहान खान। भारतीय वजीर आजम हिटलर मोदी के जंगी जुनून और फाशिस्ट पॉलिसियों का खमियाजा पूरे भारत को भुगतना पड़ रहा है। पानी के साथ छेड़छाड़ी करने की गीदड़ भक्तियां लगाने वाले मोदी सरकार पाकिस्तान मुखालिफ मास्क खोलकर भारतीय अफवाज, अवाम और मीडिया को पूरी दुनिया के सामने मजाक बना चुके हैं। जदीद जंगी त्यारे राफेल पर नाज करता भारत पाक फिजाइया के हाथों ऐसा पिटा कि भारतीय राफेल मोदी के गरूर, तकब्बुर और मान समेत जमीन बोस हो गया। भारतीय पायलट्स ने हाथ खड़े कर दिए तो पाकिस्तान में जदीद ड्रोन्स भेजने का फैसला हुआ। ड्रोन्स इतने रहे कि पाकिस्तान एयर डिफेंस सिस्टम का शिकार होते गए। अब तक पाकिस्तान भारत के 77 ड्रोन्स गिरा चुका है। अफवाज पाकिस्तान हर महाज पर से फेंटा खाने के बाद बौखलाहट का शिकार भारतीय मीडिया अब अजीब अजीब दावे कर रहा है। कभी कहता है कि जी कराची पर हमला कर दिया है, कभी कहता है कि जी पाकिस्तानी पायलट पकड़ लिया है, कभी कहता है लाहौर पर हमला कर दिया है, तो कभी कहता है फैसल मस्जिद पर हमला कर दिया है। और जब इनसे सबूत मांगो तो दुम दबाकर भागने लग जाते हैं। पाकिस्तान ने भारत को बहुत शिकस्त दी है। सिविल और अस्करी क़यादत का दो टोक फैसला है कि पाकिस्तान भारत के अंदर फौजी तनसीबात को निशाना बनाएगा। पाकिस्तान का हमला नजर भी आएगा और इसकी गूंज पूरी दुनिया सुनेगी। पाक भारत लम्हा बलम्हा बदलती सूरत हाल पर बालिया हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान और साबिक सेक्रेटरी खारजा शमशाद अहमद। सर, बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। सर, आपकी शमशाद सर, आपकी परमिशन से मैं मसूद अहमद खान साहब से एक सवाल करना चाहूँगी कि सर, अभी हमारी एक ब्रीफिंग हुई जिसमें हमारे लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ मौजूद थे और उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया को भी ब्रीफिंग दी। उनके साथ हमारे एयरफोर्स भी मौजूद थी, नेवी भी मौजूद थी। उसमें भारत का जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था वो तो एक्सपोज कर दिया और ये प्रोपोगेंडा भी बेनकाब हो गया। आपको क्या लगता है कि हमने भारत को वाज़ेह पैगाम दे दिया है और हम अपने शहीदों के खून का भी बदला लेंगे? किस तरह से देखते हैं आप इस सारी सूरत हाल को कि ये जो झूठा प्रोपोगेंडा है ये तो अब एक्सपोज हो चुका है, अब मोदी साहब क्या करेंगे अपनी फेस सेविंग के लिए? जी हाँ, देखिए, मेरा ख्याल में हमेशा आपने एक चीज नोट की होगी। आईएसपीआर वाले जब भी ब्रीफिंग देते हैं, जब डीजी आईएसपीआर आता है तो अथॉरिटी के साथ वो बात करते हैं। इररिफ्यूटेबल एविडेंस होता है, वेरीफाइबल एविडेंस होता है। और स्पेशली आज तो इंटरनेशनल मीडिया के लोग बैठे हुए थे, तो वो तमाम सबूत राइट फ्रॉम द फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो पहलगाम में हुआ और उसके बाद की जो सारी डेवलपमेंट्स थी और इनके बाद जो उन्होंने हमारे जो सिविलियंस को टारगेट किया और सब्सिक्वेंटली हमारा रिस्पांस किया, 5 जहाज गिरे, कंफर्मेशन हुई। और इसके बाद हमारे एयरफोर्स वालों ने भी वहां पे जो उनके डिप्टी चीफ बैठे बैठे उन्होंने भी कंफर्म कर दिया। तो हमने एक वो चीज साबित कर दी। और सेकंड, हमने वो जो ड्रामा कल रात को उन्होंने जो किया, वो जो नाजी जर्मनी का कंसेप्ट था हिटलर का लोगन प्रेस से लाइन न्यूज, फेक न्यूज का जो एक फैक्ट्री कल थी। और पता नहीं, मैं हैरान हूं कि इंडिया के कौम ने, लोगों ने, जो पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने कैसे एक्सेप्ट किया, डाइजेस्ट किया। इवन पीपल लाइक बरखा दत्त, विक्रांत पटेल, विक्रांत गुप्ता जो पाकिस्तान आए उसके बड़ा नाम ले रहे थे, वो पेश पेश हमारा ऑफेंसिव तो अभी रहता है। जो हमने आर्टिकल 51 ऑफ यूनाइटेड नेशन का चार्टर है जिसमें दैट अथराइज अस कि आपके खिलाफ कोई एग्रेशन हो तो आपने रिस्पॉन्ड करना है, तो वो हमारा रिस्पॉन्ड जाएगा और अलल ऐलान रिस्पॉन्ड होगा और हम क्लेम करेंगे कि हमने किया है और दुनिया देखेगी हम क्या कर सकते हैं। सो दुरुस्त। दैट इज वेरी कैटेगोरिक इन देयर क्लेम। पाकिस्तान ने जो बताया है और उन्होंने कहा है इन बच्चों को याद रखें, इनका खून का हर कतरे का जो है इनसे हिसाब लिया जाए। शमशाद सर, आपसे सवाल करना चाहूंगी कि इस वक्त जो सिचुएशन है पाक भारत की, जो न्यूक्लियर पावर्स हैं दोनों कंट्रीज, इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ने अपना किरदार अदा करने से एक तरह से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी ये खुद ही अपना जो इशू है ये सॉर्ट आउट करें। आप किस तरह से देखते हैं? ना अक़वाम मुत्तहिदा कोई किरदार अदा करी है, ना ही बैनुल अक़वामी बरादरी इस मसले को हल करने के लिए तैयार है। तो अब क्या होगा, किस तरह से सॉर्ट आउट होगा? वरना तो ये जंग जो है इसमें तो मासूम लोग मरते जाएंगे और जो भारतीय मीडिया प्रोपोगेंडा करता जाएगा। कोई ना कोई टेबल टॉक होगी या कोई अपना किरदार अदा करेगा इसमें? देखिए, मैं इससे पहले कि आपके सवाल का जवाब दूं, मैं भी ये कहना चाहता हूं ब्रिगेडियर मसूद की तरह कि आज की जो डीजीआईएसपीआर की ब्रीफिंग थी, ये बड़ी बरवक्ती नहीं बल्कि लॉन्ग ओवर आउटस्टैंडिंग थी। और इतनी मुफस्सल ब्रीफिंग थी वो, इंटेलिजेंस बेस्ड, हकायक बेस्ड, और सबसे बढ़कर
हिस्ट्री बेस्ड थी। और जब वो हिस्ट्री बता रहे थे 2000 से लेकर अब तक 25 सालों की, तो ये वो हिस्ट्री है जिसका मैं हिस्सा रहा हूं। मैंने वो हिस्ट्री खुद देखी हुई है, और मैं उस हिस्ट्री के कुछ जो हकायक हैं वो अक्सर मीडिया पे रिपीट करता रहा हूं, ये बताने के लिए कि इंडिया हमारे ऊपर क्यों चढ़ाई करता है, कैसे उसको मौका मिल गया है। तो उसी हकीकत को मैं अब बयान करना चाहूंगा कि ये कोई पहलगाम वाला वाकया पहला वाकया नहीं है। इससे पहले कई वाकये हो चुके हैं, और वो शुरू हो गया था ये सिलसिला 1999 से। फरवरी 99 में हमने, इंडिया और पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा पीस एग्रीमेंट किया था लाहौर में। जब वाजपेयी आए थे तो हमने बहुत कुछ फैसले कर लिए थे, लेकिन उसके एक महीने बाद ही फिर वो कारगिल का सिलसिला शुरू हो गया था, और जिससे वो जो असल पीस जो हमने एस्टैब्लिश किया था वो तकरीबन डीरेल हो गया था। और फिर मुशर्रफ, फिर उसके बाद मुशर्रफ का टेक ओवर आ गया, नवाज शरीफ की हुकूमत चली गई। और फिर मार्च में मुझे याद है कि हम क्लिंटन को, वो उसने इंडिया बर्रसगीर आना था, इनफैक्ट सब कॉन्टिनेंट, जिस वक्त हम क्लिंटन के साथ बातचीत कर रहे थे नवाज शरीफ के साथ वॉशिंगटन में, न्यूयॉर्क में, तो हम उससे यही कहा करते थे कि जब भी तुमने सब कॉन्टिनेंट आना है तुमने पाकिस्तान जरूर आना है। तो क्लिंटन ने वादा किया हुआ था। तो मार्च में उसके विजिट से कुछ रोज पहले यहाँ पे इंडिया ने एक ऐसा ड्रामा रचाया, बिल्कुल ये पहलगाम की तरह, और मकसद उसका यही था कि किसी तरह क्लिंटन पाकिस्तान ना जा सके। तो वो पहला वाकया जो था वो जम्मू कश्मीर की जो स्टेट असेंबली थी श्रीनगर में, उस पर एक हमला करवाया जिस तरह ये पहलगाम में हुआ है, और उसका सारा ब्लेम पाकिस्तान पर डाल दिया। और फिर 2 महीने के बाद, वो अक्टूबर में हुआ, दिसंबर में फिर दिल्ली में इंडिया की पार्लियामेंट में उसी किस्म का हमला हुआ, और उसका भी ब्लेम पाकिस्तान पर डाल दिया। और ये बहाने करके साथ ही उसने अपनी सारी जो फोर्सेस थी वो पाकिस्तान के बॉर्डर्स पर और लाइन ऑफ कंट्रोल पर ले आया, और एक बहुत बड़ी जंग सर पर आन खड़ी थी उस वक्त। बिल्कुल यही माहौल था जो आजकल हम देख रहे हैं। लेकिन ये बात नोट करने वाली है कि उस वक्त प्रेसिडेंट क्लिंटन, उसने ये था कि बीच बचाव कराया, और इससे पहले यानी बीच बचाव इस तरह से कराया कि उसने आना था तो पाकिस्तान और इंडिया की मीटिंग्स करवा के एक एग्रीमेंट करवा दिया, जो मुशर्रफ ने, जिसके मुताबिक एक अंडरटेकिंग इंडिया को दे दी थी कि आप अगर पहले कभी हमारी तरफ से दरअंदाजी हुई है, आइंदा कभी नहीं होगी। तो ये इस किस्म की अंडरटेकिंग हुई, और जिसका फिर फायदा बाद में, और उस वक्त वाजपेयी था हुकूमत, थी ये बीजेपी की गवर्नमेंट, लेकिन वाजपेयी था प्राइम मिनिस्टर। तो ये करने के बाद फिर इंडिया ने, ठीक है, अमेरिका ने बीच बचाव कर दिया, हमने अंडरटेकिंग दे दिया। वो अंडरटेकिंग क्या, एक एफिडेविट था बुनियादी तौर पे, जिसका फायदा इंडिया ने उस वक्त से अब तक उठा रहे हैं। और नतीजा ये निकला कि फिर जो है 2001 कब सिलसिला शुरू हो गया, यानी जो अफगानिस्तान में अमेरिका ने चढ़ाई शुरू की, मिलिट्री कैंपेन किया, उसका फायदा उठाकर इंडिया ने अपना वही स्टैंड लिया कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट मुल्क है, टेररिज्म को प्रमोट कर रहा है, हमारे यहाँ टेररिज्म करवा रहा है। तो वो जो प्रेशर था वो नहीं छोड़ा इंडिया ने। 2006 में इंडिया ने हमें ब्लेम किया, जितने मुंबई में कोई रेलवे अटैक्स हुए उसका जिम्मेदार ठहराया। 2007 में समझौता एक्सप्रेस पे अटैक करवा के हमें ब्लेम किया। 2008 में काबुल में इंडिया की एम्बेसी पर हमला करवा कर पाकिस्तान को ब्लेम किया। फिर 2008 में मुंबई का बड़ा वाकया हुआ। फिर उसके बाद फिर आ जाता है वाजपेयी 2014 में आता है। ये अब मैं बताना चाहता हूं कि हमारी कमजोरी कहां से पैदा होती है, जिसका फायदा आज इंडिया ले रहा है। वो 2014 में आते ही इसमें मोदी ने सार्क के हेड्स ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट को
दिल्ली इनवाइट किया अपने रस्म ताजपोशी पर, यानी ओथ टेकिंग सेरेमनी पर। और मुझे अच्छी तरह याद है, मैं तो हुकूमत में नहीं था, मगर मैंने प्राइम मिनिस्टर उस वक्त नवाज शरीफ हुकूमत में नहीं थे, मैंने ये हुकूमत में थे, यहाँ आ गए थे 2013 में। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि तुम मत जाना वहां, क्योंकि ये इंडिया अपनी असेंडेंसी असर्ट करने जा रहा है रीजनल लेवल पर। तो तुम अगर गए तो वो पूरा सात छोटे छोटे मुल्क हैं, पाकिस्तान को भी रगड़ देगा। तो वही हुआ, ये चला गया और हम लाइन में खड़े होकर हमने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से हाथ मिलाए और एक तरह से उसकी बरतरी हमने तस्लीम कर ली। और फौरन उस वाक़े के बाद मोदी जाता है ढाका। ढाका में हसीना वाजिद को कहता है कि इंडिया ने तुम्हें आजादी दिलाई थी और अब तुम देखते जाओ मैं पाकिस्तान के साथ क्या करने जा रहा हूं। ये पब्लिक में बात की थी उसने। तो उसके बाद फिर जो साख की समिट होनी थी पाकिस्तान में, जो हमने होस्ट करनी थी, हमारी बारी थी, तो मोदी ने कहा कि कभी नहीं होने दूंगा ये। तो उसने साख के दूसरे मेंबरों को मजबूर कर दिया कि वो इस मीटिंग में ना जाएं। और वो मीटिंग आज तक, यानी 10-12 साल हो गए हैं, साख पैरालाइज हो गया है। उसके बाद फिर मोदी ने यके बाद दीगरे, कभी उरी का पटाखा चलाता है, कभी पठानकोट का, फिर पुलवामा का हुआ। और इससे पहले एक वाकया था जब हमें सर्जिकल स्ट्राइक की धमकी दी इसने, उस वक्त नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे। और उस वक्त हमारे यहाँ कैबिनेट की मीटिंग थी, जिसमें बैठकर मीटिंग में हमारे सियासतदानों ने फौज को ब्लेम किया कि आप लोग ये वाकयात करवा रहे हैं। और वो फिर डॉन लीक्स कहलाते हैं उसको। वो बाहर जब लीक हो गया तो एक तरह से वो जो सर्जिकल स्ट्राइक मोदी ने करना था, वो मीडिया स्ट्राइक की सूरत में फौज को डैमेज करने की कोशिश की गई थी। और उसमें 2-3 बंदों को नौकरी से भी निकाला गया था। ये मैं वाकयात बता रहा हूं कि मोदी की कितनी हिम्मत कैसे पड़ी है। दुरुस्त तो सर। उसके बाद फिर पुलवामा हुआ 2019 में, और उससे पहले वो जो कश्मीर का जो आर्टिकल 370 वगैरह रिमूव कर दिया। लेकिन पुलवामा का जो जवाब था बालाकोट के हवाले से, तो वो उस वक्त की दुरुस्त। हुकूमत ने जवाब दिया दुरुस्त। भरपूर तरीके से। और ये अब कंटिन्यूएशन है उसी सिलसिले की, और वही एजेंडा है। और इतना हमें दबाने की कोशिश की जा रही है। अब मैं सारा कुछ ये कहने के बाद सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इस वक्त हमारे लिए हमारी फौज बड़ी मुस्तहकम है, दुरुस्त। बड़ी तजुर्बाकार है, बैटल हार्डी है। और हमेशा जंगों पर इन्होंने पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ किया है। और अब तक भी जो कुछ इंडिया ने किया है उसका भरपूर जवाब दिया है, दुरुस्त और फरमाया सर। आइंदा भी जवाब देगा। लेकिन ये सब बातें करने के बाद मैं एक चीज ये कहना चाहता हूं कि जंग लड़ने के लिए अभी जंग नहीं शुरू हुई है। वो जंग जो जो इंडिया हमें थ्रेटन कर रहा है, उस लड़ने के लिए हमें अंदरूनी तौर पर वील हैव टू पुट आवर हाउस इन दुरुस्त ऑर्डर। सर। दुरुस्त जब फरमाया। मैं ये कहता हूं तो मैं ये कह रहा हूं कि चूंकि सियासतदान वो चीजें नहीं कर रहे हैं जो उनको बिल्कुल। करनी चाहिए, बिल्कुल। जो बिल्कुल। इस वक्त जरूरत है। और मैं मिसाल देना चाहता हूं कि जब कारगिल हुआ था, तो उस वक्त फॉरेन ऑफिस ने वो सब कुछ किया था जिससे हमने फिर कारगिल से निजात हासिल बिल्कुल। की थी बिल्कुल सर, फाइनली। यही सवाल तो मैं हमारे, अपने बस ब्रिगेडियर अब साहब आप से करती आगे हूँ। सवाल जी, डिफरेंट करते ब्रिगेडियर जाइए, साहब, ठीक ये है। पहले तो सर ने बात की कि मोदी की इतनी हिम्मत कैसे हो जाती है, वो भी उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि जी कहाँ कहाँ हमारी गलतियां थी, कहाँ हमने मोदी जैसे कमजोर इंसान को थोड़ी इज्जत दे दी जो कि इज्जत के काबिल नहीं था। अभी जंग शुरू नहीं हुई, लेकिन ये पाकिस्तान में पहले ही अपना राफेल भेजते हैं, हम राफेल को तबाह कर देते हैं, उसके बाद हम इनके ड्रोन्स भी तबाह कर देते हैं। अब तो मोदी साहब की जो हिम्मत थी वो तो खाक में मिल गई है। किस तरह से देखते हैं आप कि क्या अभी भी मोदी साहब पाकिस्तान से जंग करने का सोच रहे हैं या बस इनकी यहीं पे बस हो गई है? देखें जी, अभी तो एक पैनिक की स्टेट है। जिस तरीके से इंडिया में भी वहां पर खबरें आ रही हैं, जो हमने विजुअल्स देखी हैं कि वहां पे बहुत पैनिक है। आईपीएल को उन्होंने सस्पेंड कर दिया है, और जिस तरह फॉरेन प्लेयर्स हैं दे आर लिविंग इंडिया। और फिर देखें कि 27 या 31 एयरपोर्ट्स उन्होंने बंद कर दिए हैं, लाइट्स ऑफ हैं, खौफ की एक फिजा कायम हुई है वहां पे। और दे वो क्यों है कि एक्सपेक्टेड जो हमारी तरफ से ऑफेंसिव जाना है उसकी वजह से वहां पे बहुत एक किस्म की पैनिक है, घबराहट है। और जो तो आज ऑलरेडी जो DGSR मेड इट क्लियर कि हमारा इसमें से जवाब जाएगा। तो अब उस कंफ्यूजन में तो कुछ फेज 7 के लिए जब देखा 5 जहाज गिर गए हैं, 77 ड्रोन्स हैं, डिप्लोमेटिक फेलियर भी हुआ, मिलिट्री सेटबैक्स भी हुए हैं। तो इसके बाद उन्होंने कोशिश की अमृतसर वाला ड्रामा करने के लिए, खुद ही फायर किया। 3 उधर गिरे, एक इधर आया था, तो वो हमने उसको भी शॉट डाउन।
और फिर उन्होंने कोशिश ये थी कि सिखों को मुसलमानों के साथ एक किस्म के एलिनिएट किया जाए। लेकिन देखिए जिस तरह आज विजुअल्स आए हैं, सिखों ने जिस तरह स्टैंड लिया इंडियन पंजाब में, वो बहुत जबरदस्त किस्म का है। और पाकिस्तान कभी सिखों के अगेंस्ट नहीं करेगा। देखिए करतारपुर यहाँ पे, ननकाना साहिब यहाँ पे है, पंजा साहिब यहाँ पे है, रंजीत सिंह की समाधि यहाँ पे है। और देखें, और अमृतसर गोल्डन टेम्पल की बुनियाद भी हजरत मियां मीर ने रखी। सो दैट इज द अटैचमेंट विद द सिक्स। फिर जो कल रात को एक और ड्रामा किया है जम्मू वाला, उसमें कोशिश ये की गई कि जो पाकिस्तान टारगेट कर रहा है सिविलियंस को, वो भी जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू के एरिया में। तो वो एक दैट वाज अनदर ड्रामा जो स्टेज था। आयरन डोम वाला क्या था, वो को वहां से लेके इधर जोड़ा था। तो मतलब इट इज सो कंफ्यूजिंग। और फिर जिससे मीडिया का इस्तेमाल हुआ, जिससे मैंने कहा नाजी जर्मनी वाले ऐसे करते थे, जोसेफ गॉबल्स ऐसे करते थे और इस तरह स्टोरीज बनाते थे। तो वो बट अगेन दे हैव फेल्ड मिजरेबली। बट नो दे आर वेटिंग एंड जो हमारी तरफ से उनको एक थप्पड़ पड़ना है, उसका वो दे आर शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं वो कब दुरुस्त। आए। तो सर ये जो मोदी साहब का जो एक मीडिया है जो झूठा प्रोपोगेंडा करता है, इसको क्या पैगाम देना चाहेंगे कि क्या सारे बच्चे बैठे हुए हैं, क्या इंटरनेशनल मीडिया बच्चा बैठा हुआ है? इनका झूठ तो हम बाय नहीं कर रहे, ना हम बाय कर रहे हैं ना इंटरनेशनल मीडिया बाय कर रहा है। इस पे क्या कहेंगे आप? इससे पूछ रहे हैं। ये ब्रिगेडियर साहब आपसे सवाल कर रही हूँ। देखिए कि ऑलरेडी हमने तो उसके बारे में जिस तरह आज क्लियर चीज बताई गई है, DGISPR ने भी बताया, इंटरनेशनली भी पता है। और इसमें देखें कि ये बाय डिजाइन है कि बीजेपी और RSS लेड गवर्नमेंट है, संघ परिवार है, वो मीडिया को कंट्रोल कर रहा है। गोदी मीडिया है बेसिकली। देखें कि उसको फीड कर, और 400+ चैनल्स हैं। जिस किसी ने भी कोशिश की है अगेंस्ट मोदी, उन्होंने उसको बैन किया। आज ताजा मिसाल है कि परवीन सोनी का एक 10 मिनट की वीडियो थी जिसमें उन्होंने कहा कि 4 जहाज गिरे हैं। उस पे उसका वो वीडियो ब्लॉक किया। फिर इसका एक इंटरव्यू हुआ करण थापर के साथ, उन्होंने द वायर को भी ब्लॉक कर दिया है। तो दुरुस्त। दैट इज द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो वहां पे हो रहा है। दुरुस्त। लेकिन उनके चाहते हैं, आपने देखा कि उनके बहुत बड़े नाम थे, जिस तरीके से उन्होंने कहानियां कर डेवलप की, ये दुरुस्त हमला सर। हो वहां यही सवाल पॉलिटिक्स मैं डाल। शमशाद साहिब से करूंगी। सर ये इतने बड़े बड़े नाम, इतने क्रेडिबल इनके जर्नलिस्ट थे और वो भी झूठ कहने लग गए। इनकी तो बहुत जग हसाई हो रही है, इस पे क्या बात कहेंगे आप? ये आदत है हम लोगों की। और मीडिया इसी तरह काम करता है, वो चाहे इंडिया का मीडिया हो या बैरूनी मीडिया हो। फिर तो पाकिस्तानी मीडिया वो तो हमेशा फैक्ट्स पे ही बात करता है। बस ये कोई अलग ही पाकिस्तानी मीडिया है। बिल्कुल बिल्कुल आप दुरुस्त कहती हैं। बहरहाल आप ये छोड़ दीजिए कि मीडिया क्या कर रहा है इस वक्त। जो बात आपने भी शुरू में की थी कि अमेरिका रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो मैं ये बात भी कहना ये चाहता हूँ कि जब इस किस्म का माहौल होता है, जब भी इस किस्म का माहौल हुआ है, तो ये तवक्को करना कि कोई और मुल्क, कोई और ताकत आपकी खातिर लड़ाई में शामिल होगी या शामिल सपोर्ट करेगी, तो लड़ना होगा, वो भी आपको खुद लड़ना होगा। और अमन अगर करना है, असल बात मेरा जोर देकर कहने का मकसद ये है कि अगर अमन करना है तो हमें खुद कोशिश करनी होगी। दुरुस्त। और वो सिफारती लेवल पर होती है। अभी बिल्कुल। तक कोई कोशिश नहीं हुई इस हुकूमत की, क्योंकि फॉरेन ऑफिस इज द बेस्ट प्लेस, दे आर डूइंग एक्सीलेंट जॉब। और फौज और फॉरेन ऑफिस इस वक्त जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। दुरुस्त। फौज से मकसद मेरा पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान की नेवी, तीनों हमारी अफवाज जो हैं वो भरपूर तरीके से काम कर रहे हैं। और इसी तरह फॉरेन ऑफिस। लेकिन फॉरेन बिल्कुल ऑफिस सर। से जो काम करवाया जाता है, जो एक डिप्लोमेटिक लेवल पे इस किस्म के क्राइसिस को मैनेज करने के लिए, डिफ्यूज करने के लिए, वो मुझे अभी तक नजर नहीं आया। बिल्कुल फॉरेन दुरुस्त। ऑफिस को जो ऊपर फॉरेन मिनिस्टर बैठा है, ये वही आदमी है। जब मैं फॉरेन सेक्रेटरी था तो ये कहा करता था कि मियां साहब को कि मियां साहब टेस्ट ना करना, मर जावांगे। ये था वो। तो बिल्कुल मकसद सर। मेरा है, आज उसको फॉरेन मिनिस्टर बना दिया गया है। दुरुस्त उसकी दुरुस्त सोच फरमाया में सर ये ने। बातें नहीं है
कि हमने डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट के जरिए से इंडिया के साथ इस सारे मसले को डिफ्यूज करना है। हमने एस्केलेशन की लैडर पर नहीं चढ़ना। वो ना बहुत भारत शुक्रिया को फायदा होगा, आपका प्रोग्राम में कीमती वक्त देने के लिए। मसूद अहमद खान साहब आपका बहुत, शमशाद अहमद सर आपका बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन किया है शिराज अहमद शिराजी ने, नुमाइंदा 365 न्यूज़ इस्लामाबाद, कामरान शेख साहब ने जो कि कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, फरहान अली खान साहब जो डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर है। शिराजी, पहला सवाल तो आपसे करूंगी, बड़ा आप बटकड़ाई के सामने खड़े हैं इस्लामाबाद में, हमने तो सुना है इस्लामाबाद में जी बम धमाके हो रहे हैं, फैसल मस्जिद के बाहर आग लगी है, आप तो I8 में खड़े होकर कड़ाई खा रहे हैं, ये क्या बातें हो रही हैं इंडियन मीडिया पे और हम तो कुछ और देख रहे हैं। देखिए, पहले तो मैं यही कहूँगा सुजैन के इंडियन जो जर्नलिस्ट है कम से कम उनको सहाफती अक़दार का, सहाफती उसूलों का पता होना चाहिए। मैं यहाँ पर इस्लामाबाद के बटकड़ाई में इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ पर एक रौनक है, इस्लामाबाद के जो बासी है वो यहाँ पर मज़े मज़े के पकवान पर खूब हाथ साफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई यहाँ पर मटन खा रहा है, कोई यहाँ पर बीफ खा रहा है, कोई यहाँ पर चिकन पर जो है वो खूब हाथ साफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो इंडियन मीडिया का प्रोपेगेंडा है उसको भी यहाँ पर जब हमारी लोगों से बात हुई तो उनका ये कहना है कि कहा उनके वो दावे, उनके बुलंदबांग दावे कि इस्लामाबाद पर हमला हो गया, पता नहीं इस्लामाबाद जो फैसल मस्जिद है वहां पर आग लगी, कुछ भी यहाँ पर नहीं है। पुरसुकून अंदाज में शहरी यहाँ पर बैठकर चाय की चुस्कियों के साथ मजे मजे के गपशप यहाँ पर लगा रहे हैं। लेकिन खास बात यह कि यहाँ पर जो शहरी है वो पाक फौज के जो जवान है उनका हौसला भी बढ़ा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये गाजी तेरे पुरस्कार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है जो की खुदाई, दो नीम इनकी टोकर से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत सराई, शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माली गनीमत न किश्वर कुशाई। तो इस तरह जो पाक फौज के जवान है उनका हौसला बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं और साथ साथ चाय की चुस्कियां लेकर ही कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इट इज फैंटास्टिक। तो आप तो चाय एंजॉय कर रहे हैं? तो बड़े मजे का यहाँ पर माहौल है और इस्लामाबाद के जो बासी है वो एंजॉय करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हमारे जर्नलिस्ट उनको जरूर कहूंगा कि आगे यहाँ पर देख ले, एक दफा देख ले कि जो इस्लामाबाद के शहरी है कितने खूबसूरत अंदाज में, जहाँ जो मारगला की पहाड़ियों से हल्की हल्की हवाएं आ रही है और उन हवाओं के साथ यहाँ पर बैठ के जो खाने खा रहे हैं पुरअमन तरीके से। यकीन कीजिए बहुत मजा मुझे भी आ रहा है, इन शहरियों को भी आ रहा है और जो इंडियन मीडिया है वो प्रोपेगेंडा से बाज ही नहीं आ रहा। तो अजीब इस्लामाबाद का माहौल है और इस्लामाबाद के बारे में ये मशहूर है कि इस्लामाबाद के जो बाजी है वो जल्दी सो जाते हैं। लेकिन जब इंडियन मीडिया की बातें हुई तो उसके बाद महफिल यहाँ पर सजती है और यहाँ पर काफी रौनक जो है वो देखने को मिल रही है। और इस वक्त भी न सिर्फ इस्लामाबाद के IS सेक्टर बल्कि जितने भी दीगर सेक्टर्स हैं, F7 हो, F6 हो, इसके अलावा F11 हो, F10 हो, हर जगह यहाँ पर जो मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स है, जो मजे मजे के पकवानों के मराकज है, वहाँ पर खूब रश है और शहरी यहाँ पर बैठ कर इंजॉय करते हैं। दोस्तों की महफिलें यहाँ पर सजी हुई है, अहबाब के हमरा, अपनों के हमरा, अपने फैमिली मेंबर्स के हमरा, छोटों के हमरा, बड़ों के हमरा बैठकर एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैंने बल्कि आपको दिखा सके तो यहाँ पर भी कुछ शहरी है, इस साइड में भी कुछ शहरी है, जबकि यहाँ पर मजे मजे के पकवान तैयार किया जा रहा है। शहरों की इन पकवानों से यहाँ पर तवाज़ो जो है वो की जा रही है। यहाँ पर कढ़ाइयाँ बन रही है, चाहे वो मटन कढ़ाई हो, चाहे वो चिकन कढ़ाई हो। इसके साथ साथ यहाँ पर थिक के भी जो इस्लामाबाद के शहरी है वो खाते हुए दिखाई दे रहे हैं और हर जो मौका है वो हाथ से जाने नहीं देते। इस्लामाबाद में जो इस्लामाबाद के शहरी है क्योंकि वो घरों से इस वक्त बाहर निकले हुए हैं, मौसम को एंजॉय कर रहे हैं और मौसम के साथ साथ जो मजे मजे के लजीज पकवान है आपने मुझे भूख लगा दी है। मैं फरहान अली खान साहब की तरफ जाना चाहती हूँ और उनसे जानना चाहती हूँ कि ये शिराजी साहब ने तो बटकड़ाई की बात कर दी, खानों की, और जी बड़ा हमने देखा है जो दुरुस्त भी है कि पाकिस्तान में तो सब बड़ा चिल माहौल है, लेकिन भारतीय मीडिया तो कह रहे हैं जी हमला हो गया, ये हो गया। फरहान साहब बताइएगा कि इधर तो हम बटकड़ाई खा रहे हैं, उधर वारिस निहारी पे क्या हाल है, किस तरह से लोगों का क्या जज्बा है और ये भारतीय मीडिया के झूठ को आप किस तरह से एक्सपोज करते हैं? जी बिल्कुल, ये भारतीय मीडिया का जो झूठ है वो सबके सामने है, क्योंकि इस वक्त मैं लाहौर की एक मारूफ शाहरा जिसे माल रोड कहा जाता है और इस वक्त भी देखा जा सकता है कि किस वक्त लाहौर में किस तरह जो शहरी है वो घरों से बाहर निकले हुए हैं और बहुत ज़्यादा चिल माहौल है। और जैसे ही लाहौर में अमूमन लाहौर के जो शहरी है वो छुट्टी का भी इंतज़ार कर रहे होते हैं कि इनके बच्चों को अगर स्कूल से छुट्टियाँ मिलती हैं तो फ़ौरन उनका प्लान होता है कि बाहर जाके वो खाबे खाएँगे, एंजॉय करेंगे। लाहौर में जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ इसके बिल्कुल साथ आपको दिखा सकते हैं हम कैमरामैन के, ये हाल रोड है। हाल रोड भी सब मुकम्मल तौर पर खुला हुआ है। यहाँ पर दूसरे अजला से भी लोग आते हैं, दूसरे जो है सूबों से भी लोग आते हैं। मोबाइल की एक बहुत बड़ी मार्केट है और इस वक्त ये मार्केट जो है रात के इस वक्त भी जो है ये खुली हुई है
और इसके बाद आप देखें कि यहाँ पर उसी तरह ही सारी आमदरफ्त जारी है। लोग घरों से बाहर भी निकले हुए हैं, निहारियाँ भी खा रहे हैं, खाबे भी खा रहे हैं। आपको पता है कि जिंदा दिलाने लाहौर जो है वो वैसे ही खाबों में पूरी दुनिया में पहचाना जाता है और ख़ासतौर पर इंडिया को भी पता है जिंदा दिलाने लाहौर का। तो वो एक बार जो यहाँ पर कदम तो रख कर देखे, उनको लग पता जाएगा। कुछ दिन पहले दो दिन पहले मैं इंडिया के और पाकिस्तान इंडिया के जो बिल्कुल बॉर्डर के करीब एक गांव है नरोड गांव, वहाँ पर गया था और वहाँ पर जाकर मैंने जो लोग थे उनसे बात की। तो उनका ये कहना था छोटी छोटी इनकी ख्वाहिशात थी। तो एक बंदे से जब मैंने बात की तो उनसे पूछा तो उनका कहना था कि जी मेरी ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया पर हमला करे, पाकिस्तान इंडिया पर फतह हासिल करे और उसके बाद इंडिया पर उनका ये कहना था कि दिल्ली पर जाकर वो पाकिस्तान का झंडा गाड़ेंगे। ऐसी जो है लाहौरियों की ख्वाहिशात हैं। अच्छा फरहान सर, और वो कह रहे ये जो भारत वाले हैं तो बड़े दावे करते हैं कि इंडिया में आके नाश्ता करेंगे, तो फिर हम इनको अपना मेहमान बना लेते हैं। बरखा दत्त साहिबा तो पहले भी नाश्ता करके गई हैं, अब दोबारा उनको इन्विटेशन दे देते हैं कि आप आए, हम आपको हरीसा खिलाएंगे, पाए खिलाएंगे, निहारी खिलाएंगे। क्या कहेंगे आप इस पे? जी बिल्कुल, चाय तो ये पी चुके, इनका खाना सिर्फ बाकी रह गया था। तो ये बिल्कुल आए, लाहौर में आए, लाहौर का सिर्फ ये रुख करें और आकर देखें। यहाँ पर इनको मज़े मज़े के खाने भी खिलाए जाएंगे, इनको सैर भी करवाई जाएगी मुख्तलिफ जगहों की, क्योंकि लाहौर में जो है तारीखी सकाफत भी बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा मशहूर है। पूरी दुनिया जानता है, पूरी दुनिया से लोग जो है वो लाहौर का रुख करते हैं, लाहौर की सकाफत को देखते हैं। खाबो जो है उसका बहुत ज़्यादा लोग शौकीन होते हैं और होटलों पर रश होता है। इस वक्त भी जो है आप देख सकते हैं कि लाहौर में इस वक्त जो गहमा गहमी है, लोग आइसक्रीम खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, होटलों पर रश है, क्योंकि लाहौर में वैसे भी हुकूमत की तरफ से 2 दिन की स्कूलों में छुट्टी दी गई थी। तो उस छुट्टी को भी लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। लोग जो है प्लान बनाते हैं, सैर व तफरी करते हैं। तो इंडियन मीडिया जो कह रहा है कि लाहौर बिल्कुल खाली हो चुका है, तो उनकी ये जो ख्वाहिश है वो इंशाल्लाह कभी भी पूरी नहीं होगी। हाँ बिल्कुल, लाहौर जब ज़रूर खाली होगा कि जब लाहौरिये जो है वो इंडिया का रुख करेंगे, पाकिस्तान इंडिया को फतह करेगा, तो लाहौरिये जो है वो बिल्कुल इंडिया जाएंगे, जो उनके हिस्से में मजीद जगह आएगी वो फतह करेंगे। तो फिर जो है लाहौर बिल्कुल खाली आपको नजर आ सकता है। वैसे लाहौर खाली होना बहुत मुश्किल है। बट कढ़ाई दिखा दी, मुझे तो भूख भी लग गई। कल भी आपको हम शो में लेंगे और हम आपको कहेंगे कि आप कोयटा टी स्टॉल पे जाएं और उनको दिखाएं इंडिया वालों को कि हमारे यहाँ पे चाय बहुत अच्छी मिलती है और अनकरीब हम भारत में भी कोयटा टी स्टॉल बनाने वाले हैं। तो क्या कहते हैं आप कि हमने चाय अगर इनको पिलानी है तो कोयटा से पिलानी है या हम इनको कहीं और से पिलाएंगे? और अगर कोयटा की पिलानी है तो F11 की पिलाएंगे, I8 की पिलाएंगे या F6 की पिलाएंगे? सुजैन में जिस वक्त जिस भट कढ़ाई में मौजूद, यहाँ पर चाय भी बड़े मजे की मिलती है और इनकी चाय भी काफी मजेदार है। और जब हमारी यहाँ के जो ओनर है दोस्त मोहम्मद साहब, उनसे बात हो रही थी तो उनका ये कहना था कि जब इंडियन यहाँ पर आएंगे तो उनकी तवाज़ु यहाँ की जो फैंटास्टिक टी है उनके साथ हम करेंगे। और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि यहाँ पर जो मजे मजे के पकवान मिलते हैं तो जाहिर बात जब हमारी भारतीय दोस्त यहाँ पर आएंगे तो उनकी तवाज़ु उन पकवानों के साथ भी करेंगे, क्योंकि मेहमान वो होंगे हमारे और मेहमान नवाजी में तो हम सबसे आगे हैं। गो के उनके इरादे हमें ठीक नहीं लग रहे हैं और जिस तरह वो प्रोपेगेंडा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तानी शहरी और खासतौर पर जो इस्लामाबाद के बासी है वो अपने जवानों को, वो इंडिया को ये पैगाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मेरे तन के जख्म लगे नबी, मेरी आंख में अभी नूर है, मेरे बाजुओं पे निगाह कर जो गुरूर था वो गुरूर है। और ये भी सुन ले मेरे गनीमतू के जुल्म की शब को जवाल है, तेरा जुल्मो जवर बला सही मेरा हौसला भी कमाल है। तो इस्लामाबाद के जो शहरी है काफी इंजॉय कर रहे हैं। और जब इस तरह की जो मीडिया पे इंडियन मीडिया पर खासतौर पर जो प्रोपेगेंडा हो रहा होता है, जब वो बात कर रहे होते हैं कि हमने पता नहीं कहाँ कहाँ कौन कौन से इलाके हमने पता कर लिए, तो यहाँ पर इस्लामाबाद के शहरी बैठ कर उनका मजाक भी उड़ा रहे होते हैं। और इससे पहले हम इंडियन कॉमेडी देखते थे, अब हम इंडियन न्यूज चैनल्स पर कॉमेडी देख रहे होते हैं। तो काफी मजे मजे के तबसरे भी यहाँ पर होते हैं, साथ मजे मजे के पकवान भी एंजॉय कर रहे होते हैं इस्लामाबाद के शहरी। और खूब यहाँ पर जो है कहे लग रहे होते हैं, खासतौर पर जो इंडियन एंकर्स है, जो न्यूज कास्ट है, जो प्रोग्राम में बैठने वाले हैं, कि उनको ना इथिक्स का पता है, ना मीडिया लॉज का पता है, ना मीडिया रेगुलेशंस का पता है। और अपने टीवी चैनल्स पर बैठकर जिस तरह वो प्रोपेगेंडा कर रहे होते हैं तो शहरी भी काफी इंजॉय कर रहे होते हैं और उन पर हंसते भी है, उन पर भी लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं चूंकि सुबह से हम यहाँ पर जो है मौजूद इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मार्केट्स हो, इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मुकामात हो, हर जगह पर काफी गहमा गहमी है, काफी रश है और बिल्कुल पुरसकून अंदाज में पुरसरूर महफिल में इस्लामाबाद के जो बासी हो बैठ के एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पर बैठ के खाने खा रहे हैं, मजे मजे के पकवानों के मजे लूट रहे हैं। और इंडियन मीडिया पर हंसते हुए भी दिखाई दे रहे हैं कि
ना उनके पास कोई प्रूफ होता है, ना उनके पास कोई सबूत होता है, ना उनके पास कोई प्रोपेगेंडा करने के लिए कुछ होता है। बिल्कुल जो है झूठ पर जो उनका प्रोपेगेंडा होता है। लेकिन इस्लामाबाद के जो शहरी है उन्होंने इन तमाम झूठे दावों को, इन तमाम बुलंदबांग दावों को झूठा साबित कर दिया है। और यहाँ पर बैठकर मार्गला की पहाड़ियों से जो हल्की हल्की हवाएं आ रही है, उन हवाओं के साथ बैठकर चिकन कढ़ाई हो, मटन कढ़ाई हो, टिक्के हो, इसके अलावा जो इस्लामाबाद में चाय मिलती है, फैंटास्टिक टी हो, तो खूब इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शिराजी, हमारे साथ रहिएगा। कामरान शेख साहब से बात करते हैं। कामरान सर, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। हमने तो कल देखा इंडियन टीवी चैनल्स ने कहा जी कराची में धमाका हो गया, और ये देखें जी कराची के मनाजिर। ये कौन सा धमाका हुआ जो कराची वालों को भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता, लेकिन भारतीय मीडिया को पता लग गया है। सॉरी, हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। अच्छा नहीं, हमें ज्वाइन कर लिया है। कामरान शेख साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल जी, मैं दोबारा सवाल रिपीट करती हूँ कि तो कराची में कल बम धमाका करा दिया हिंदुस्तान ने। किधर गया बम धमाका? हमने तो देखा ही नहीं, हमें तो कुछ पता ही नहीं। कराची वाले तो आज भी बिरयानी के मजे ले रहे हैं, आज भी बोट बेसन पे बैठ के खाने खा रहे हैं, आज भी क्लिफ्टन पे रश लगा हुआ है। किस तरह से देखते हैं सारी सूरत हाल को और इस इंडिया के झूठे प्रोपोगेंडे को? सुजैन, इनका झूठ तो बेनकाब अजल से ये झूठे हैं, ये साबित हो गया। और इस वक्त मैं कराची में मौजूद हूँ, और जैसा कि कराची शहर का एक खासा है कि वो रात देर तक शहर की मार्केट, बाजार और खाबे की जो शॉप्स हैं, दुकानें हैं, वो खुली रहती हैं। इस वक्त देख सकते हैं कि बड़े पस मंज़र में एक रौनक का समय है, और आज फ्राइडे है तो वीकेंड भी काउंट किया जाता है, तो लोगों की कुछ ज़्यादा तादाद जो है वो शहर में मौजूद है। तो तमाम तर मामूलात ज़िंदगी जो है वो रवा दवा है। इस वक्त जब मैं यहाँ मौजूद हूँ तो लोग बकरीद की तैयारी के लिए ये मार्केट है पापोश की, यहाँ पर शॉपिंग भी कर रहे हैं और खानों से भी इंजॉय कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी बताता चलूँ कि ईद कुर्बा की तैयारी के लिए लोग मवेशी मंडी का भी रुख कर रहे हैं। वक्त कम है, वरना आपको मवेशी मंडी भी लिए चलते और वहाँ पर हम दिखाते कि वहाँ की क्या सूरत हाल है। लेकिन यहाँ ये बात मैं आपको बता दूँ कि पाकिस्तानी कौम यकीनन एक गयूर कौम है, और ये मुल्क हमने कलमा तैयबा के नाम पर हासिल किया था, और हमारे पास जज्बा ईमानी भी है। तो ये पाकिस्तानी कौम, अगर आपसे चंद लम्हों कबल हम आपको दिखाते तो यहाँ बच्चे मौजूद थे जिनके हाथों में पाकिस्तानी परचम थे, और उन्होंने पाकिस्तानी परचम थामे हुए, ये उनका कहना था कि कोई कह रहा था कि हम ये परचम मुंबई पे गाड़ना चाहते हैं, कोई इनके किसी शहर का, किसी इलाके का नाम ले रहा था। तो इनका झूठ, जो भारतीय मीडिया का झूठ है, जो झूठा प्रोपेगेंडा ये हमेशा से करते आए हैं, वो प्रोपेगेंडा इनके अपने ही हाथों बेनकाब हो जाता है। और जिस तरह आज जो है हमारी मुसल्लह अफवाज जिस तरह चाको चौबंद है, और आज हमारे मुसल्लह अफवाज की जानिब से बताया गया कि जब हम जवाब देंगे तो उसकी आवाज़ दूर तलक सुनाई दी जाएगी। तो यहाँ पाकिस्तानी कौम और ख़ास तौर पर कराची के शहरी जो हैं, उन्होंने अब से कुछ देर पहले जब हमारी यहाँ बात हो रही थी तो इन शहरियों ने कहा कि हम तो हम वक्त तैयार हैं झंडा लेकर, और जब नारे तकबीर बुलंद करते हैं तो उस नारे से ही आधे से ज़्यादा ये लोग भाग जाते हैं। तो क्या मुकाबला करेंगे? सिविलियंस का मुकाबला तो कर नहीं सकते, पाकिस्तानी कौम का क्या, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का क्या मुकाबला करेंगे? और इस वक्त पस मंज़र देखा जा सकता है कि बहुत खूबसूरत माहौल है। पापोश मार्केट है, पापोश नगर सराफा बाजार, और यहाँ जो खास तौर पर कराची की पहचान है बिरयानी, उससे भी लोग इंजॉय कर रहे हैं, और बड़ा लजीज कौरमा यहाँ पर मिलता है। लोग शॉपिंग करके जो थक जाते हैं वो वहाँ बैठते हैं, होटल्स पे बैठते हैं और कौरमा भी खा रहे हैं, और साथ साथ जो स्वीट्स हैं उससे भी इंजॉय कर रहे हैं। तो कराची से लेकर कश्मीर तक की सूरत हाल यही है कि एक पुरअमन माहौल है, और बहुत लोग जो है वो खुश हैं। और जिस तरह मैंने बताया कि वीकेंड है तो लोगों की कुछ ज़्यादा तादाद जो है हमारा शायद राब्ता मुनक़ता हो गया। लेकिन मैं यहाँ पे अपने सबको कहना चाहूँगी, पाकिस्तानियों को भी और जो भारत में भी हमें VPN लगा के देख रहे हैं, कि ये पाकिस्तानी अवाम का जज्बा है। आपका झूठा प्रोपोगेंडा इस वक्त दुनिया के सामने आ चुका है। यहाँ पे पाकिस्तानी इस्लामाबाद में बट कढ़ाई खा रहे हैं, कोयटा टी पी रहे हैं, लाहौर में वारिस नहारी खाई जा रही है, और कराची में बोट बेसन से बिरयानी खाई जा रही है। तो अगर आप लोग भी हमारे मेहमान बनना चाहते हैं तो हम बहुत मेहमान नवाज कौम है, आप आए। हमें ज्वाइन किया है एयर मार्शल रिटायर आमिर मसूद, आप दिफाई तजियाकार हैं। सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। सर, राफेल की बड़ी बातें होती थी 2019 में, मोदी साहब कहते थे राफेल हमारे पास होता तो ये हो जाता, वो हो जाता। अब राफेल के साथ क्या किया पाकिस्तानियों ने, पाकिस्तान की अफवाज ने, इस पर तो तहस नहस कर दिया। किस तरह से देखते हैं सारी सूरत हाल को? जी थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन जी मुझे तो थोड़ा सा जो है पर्सनली मैं बड़ी इज्जत करता हूँ इंडियन एयरफोर्स की, हमारे कॉम्पैट्रिएट हैं, हमारे एयर वॉरियर्स हैं, हम इस इज्जत की निगाह से देखते हैं। लेकिन मोदी ने कोई कसर नहीं छोड़ी उन बेचारों की बेइज्जती कराने में। पहले पुलवामा में कराई,
और अभी दोबारा से उन्हें एक्सपोज कर दिया, और मुझे यकीन है कि वो नहीं आना चाहते थे पहले भी और इस दफा भी, लेकिन ये कॉन्टिन्यूसली उनको इतना एक्सपोज कर रहे हैं बेचारों को कि उनके अंदर जो पहले इतने लेवल की डिमोटिवेशन थी तो और ज्यादा होती जा रही है। जहां तक राफेल का ताल्लुक है, बिल्कुल आपने सही कहा कि पिछली दफा मोदी ने भी कहा, इनके एयर चीफ ने भी कहा कि राफेल होते तो हम पाकिस्तान से को बदला दे सकते थे, लेकिन ये आप देखें कि एक एयर चीफ और एक प्राइम मिनिस्टर जो है वो ये मान रहा है कि उनकी एयरफोर्स जो इतनी बड़ी एयरफोर्स है वो एक बैटल हार गई पाकिस्तान एयरफोर्स से, और वो एक एक्सेप्टेंस ऑफ डिफीट है। जहां तक इस दफा का ताल्लुक है, देखें जब जहाज आ जाता है तो जहाज स्टैंड अलोन जो है उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कभी भी। ये बड़ा जरूरी होता है कि जहाज के साथ उसके ना सिर्फ ये कि इंटीग्रेशन हो सिस्टम्स जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं एयरफोर्स में उनके साथ, क्योंकि नेटवर्किंग जो है वो अब फ्यूचर वॉरफेयर में वो सिर्फ आप कह लें कि लग्जरी नहीं है, वो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। और ये जो राफेल सिस्टम इन्होंने लिया, इसको एज अ सिस्टम तो ले लिया इन्होंने, लेकिन इसकी उस लेवल की ना तो ट्रेनिंग हो सकी इनके पायलट्स की, और ना इसकी इंटीग्रेशन हो सकी इनके एग्जिस्टिंग सिस्टम्स में, जिनमें Su-30 था और जो एग्जिस्टिंग इनका डाटा लिंक भी मौजूद था, और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स के साथ भी और इनके एवेक्स के साथ भी, जो एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करते रहे। तो ये वो चीज थी जो कि जिसकी कमी महसूस की गई, और वो सिस्टम जो एक ये समझते थे जो इनका और था भी इनका एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उसको पहले दिन ही इतना बड़ा धचका पड़ा कि वो पहले घंटे में ही वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है उसने इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया। दुरुस्त। और जब इस तरह सेंटर ऑफ ग्रेविटी में इम्बैलेंस होता है तो उसकी बुनियादें जो हैं उस फोर्स की वो हिल जाती है। दुरुस्त। तो तो सर ये राफेल इस वक्त को जो इंडिया जो डिनायल गिरना की है, पोजीशन में है कि मेरा जी ख्याल में वो एक साइकोलॉजिकली भी, और उनका उन पे बहुत असर हुआ, उनकी फोर्स पे बहुत असर हुआ, उनकी लीडरशिप पे बहुत असर हुआ, और उसकी मेन वजह यही थी कि वो लेवल ऑफ ट्रेनिंग नहीं थी, वो लेवल ऑफ इंटीग्रेशन नहीं थी इनटू द सिस्टम्स, और जो एम्प्लॉयमेंट थी वो उस तरह से वो कर नहीं सके जिस तरह से उनको करना चाहिए। दुरुस्त। अब सर जो अब बठिंडा पे राफेल गिरा है, आप जी अंदाजा लगाएं कि वो तकरीबन मेरा ख्याल में अब उसने अभी तक परवाज ही नहीं भरी थी कि वो मतलब अपनी बेस के ऊपर ही जाके वो गिर गया। दुरुस्त। तो वो जिसने उस जहाज को मारा है, और मुझे उस पायलट का भी मालूम है, और ये बिल्कुल एक प्रॉपर क्लेम है, बिल्कुल। क्योंकि वो पायलट मुझे अच्छी तरह पता है कि वो झूठ नहीं बोलता और बड़ा प्रोफेशनल पायलट है। सर और झूठे तो ये एयरफोर्स एज है, अ ये तो होल अपनी मन घड़त कभी भी स्टोरीज हमने लगाते हैं और वो अपना शिकार मन नहीं घड़त माना कि एक जिसको हमने ना किया हो। दुरुस्त। सर अब ये जो इसको डिनायल की स्टेज पे हैं, जबकि जो फ्रेंच इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स हैं उन्होंने भी कंफर्मेशन दे दी है, उसकी बात करें आज डेली टाइम्स ग्राफ ने भी लिख दिया है, ये इतना सब कुछ ऑन रिकॉर्ड आ गया है, फिर भी ये डिनायल की स्टेज पे है, ये अपनी शिकस्त को क्यों नहीं तस्लीम कर रहे? देखिए जी, शिकस्त को तस्लीम करना, तो आप सोचे ना कि क्या लेवल होगा उनके पूरे मुल्क का, उनके पूरे मोराल का, कि एक जगह पे वो अपने आप को एक कंपेयर करते हैं अमेरिका से और चाइना से, और एक जगह पे वो एक एक फ्रंट पे जो एक एक छोटा मुल्क है उससे हमेशा उनकी बेइज्जती हो रही होती है, उससे हमेशा वो मार खा रहे होते हैं, उससे हमेशा उनके जहाज गिर रहे होते हैं। कहाँ वो बात करते हैं जब वो किसी और एनालिस्ट से या दुनिया से बात कर रहे होते हैं कि हमने टू फ्रंट वॉर लड़नी है, दुरुस्त। चाइना के साथ भी और पाकिस्तान के साथ भी, और ये तसल्ली वो अमेरिका को भी देते रहते हैं, और अमेरिका समझता है कि वो एक ऐसा स्ट्रेटेजिक पार्टनर अब उनका बन गया है जो चाइना को हार्नेस कर सकता है और चाइना को काउंटर कर सकता है। तो वो खाम ख्याली और वो जो एक तिलिस्म बना हुआ है, वो एक जो आप कह लें कि एक एक जाली किस्म का इन्होंने एक लबादा और रखा है, जब वो टूट जाता है तो पूरा इंडिया का जो एक एक इमेज है राइजिंग एंड शाइनिंग इंडिया वाला, वो बिल्कुल चिकनाचूर हो जाता है। दुरुस्त। तो इसके बड़ी कॉनोटेशन है, स्ट्रेटेजिक कॉनोटेशन इसकी बहुत ज्यादा है, साइकोलॉजिकल डोमेन में इसकी बहुत ज्यादा कॉनोटेशन है, कि एक ऐसा मॉडर्न जहाज जिसको आप दुनिया का बेहतरीन जहाज समझते हैं, और जिसकी टेक्नोलॉजी, जिसके वेपन्स दुनिया के बेहतरीन वेपन्स में से आते हैं, जिसमें मिटियोर शामिल है, उसका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट स्पेक्ट्रा, जिसको दुनिया के बेहतरीन और मॉडर्न तरीन स्टेट ऑफ द आर्ट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट में जाना जाता है, वो मार खा जाता है एक सिस्टम से जो कि चाइनीज है। अब चाइनीज सिस्टम से मार खाने की भी एक डिफरेंट कॉनोटेशन है, उसका एक डिफरेंट मोराल के लिहाज से जो है वो है जो आप देख रहे हैं कि वेस्ट वर्सेस चाइनीज वाला एलिमेंट है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये एक बड़ी बेइज्जती की बात है। इससे ये चीज सामने आती है कि जहाँ टेक्नोलॉजी और जहाज और स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट बहुत जरूरी है, वहां पे ट्रेनिंग, ह्यूमन रिसोर्स
और जो उसकी इंटीग्रेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो दुरुस्त। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सिर्फ प्लेटफॉर्म्स ले आए और ये समझने लग जाए कि ये इनविंसिबल प्लेटफॉर्म है, इसको कोई गिरा नहीं सकता। तो ये एक बहुत मेरा ख्याल में एक ऐसी बेइज्जती है कि जिसकी वजह से उनको खुद भी एहसास हुआ है और पहले दिन के बाद से उन्होंने इन जहाजों को बहुत पीछे ले गए हैं दुरुस्त। और सर, अब ड्रोन्स का इस्तेमाल उन्होंने शुरू कर दिया है। राफेल तो का। ये शुरू करता है एक जी। डिफीटिस्ट मेंटेलिटी। जी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मतलब कभी भी ये नहीं चाहूंगा कि किसी एनिमी को या किसी दुश्मन को जो है कोई डिग्रेड किया जाए या बहुत ज्यादा खुद अपने भड़के मारी जाएं। हम प्रोफेशनल लोग हैं, वो भी प्रोफेशनल हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक मेच्योरिटी के साथ अपनी जो ट्रेनिंग है उस पे पिछले कई दिहाइयों से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और दुरुस्त। जिन फाउंडेशंस पे वो ट्रेनिंग थी और जिसकी वजह से हमें एक 65 वॉर में एक मकाम हासिल हुआ, आज शायद हमने उससे भी 2-3 स्टेप्स आगे हैं। दुरुस्त। और यही वजह है कि एयरफोर्स ने हमेशा एक बर्तरी रखी है अपने दुश्मन के ऊपर, जबकि नंबर्स के लिहाज से उनके पास शायद जहाज भी ज्यादा हैं, उनके पास पायलट्स भी ज्यादा हैं, बट वी हैव ऑलवेज यूज्ड द ऑफसेट स्ट्रेटजी ऑफ यूजिंग आवर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड आवर ट्रेनिंग। दुरुस्त सर। सर, आपने आपकी एक बड़ी आला ज़र्फी है कि आप दुश्मन को भी प्रोफेशनल कह रहे हैं, लेकिन वो दुश्मन शायद जो है वो झूठा एक मंजन बेचने का इतना आदी हो गया है कि वो अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं कर रहा। सर, ये राफेल का इस तरह तबाह होना दुनिया के लिए कितनी हैरत अंगेज बात थी और इसमें पाकिस्तान का कितना क्रेडिट है? लेकिन जी ये जो बैटल हुई ना, जो एक एक 1.5-2 घंटे के लिए हुई, ये बहुत एक कॉम्प्लेक्स बैटल थी। इसको आने वाले दिनों में दुनिया बहुत डिटेल में स्टडी करेगी, इसके ऊपर बहुत सारा एनालिसिस होगा, इसके से बहुत सारे रिजल्ट निकलेंगे जो कि जिनकी एप्लीकेशन होगी फॉर फ्यूचर वॉरफेयर, फ्यूचर एयर वॉरफेयर। क्योंकि ये एक बहुत महदूद एरिया में 125 और 150 के दरमियान जहाज होने और उनकी एम्प्लॉयमेंट होनी, जिसको जो वो ऑफेंस के लिए आए थे उसमें तकरीबन 80 जहाज थे, 85 जहाज थे, और इधर से हमारे 30-35 जहाज थे, जिसमें फाइटर्स भी थे, जिसमें फोर्स मल्टीप्लायर्स थे। फोर्स मल्टीप्लायर्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर करते हैं, स्टैंड ऑफ जैमिंग करते हैं, फिर एयरबोर्न आपके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स होते हैं, एवेक्स होते हैं, आपके और डिफरेंट जहाज होते हैं जो सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो बॉम्बर्स होते हैं, उसके साथ एस्कॉर्ट्स होते हैं जो उनको उनकी मदद कर रहे होते हैं। तो ये सारे जहाज उस स्पेस में मौजूद थे, जो कि एक बड़ी डेंस कॉम्प्लिकेटेड बैटल थी जो कि हुई। तो इसमें जो है इस पूरी चीज को स्टडी किया जाएगा, और जो हमने अभी तक अपने जो एनालिसिस किया है और जो रिजल्ट्स इससे निकले हैं, यही चीज सामने आई है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से और प्रोफेशनल तरीके से एम्प्लॉय किया, और वो टेक्नोलॉजी जिसे शायद दुनिया पहले इतना सीरियसली नहीं लेती थी, जो चाइनीज टेक्नोलॉजी है, उसने अपने आप को बहुत मतलब उसके थ्रू हमने आउट परफॉर्म किया वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को और फ्रेंच टेक्नोलॉजी को, जो बहुत दुनिया की एक स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी मानी जाती है। दुरुस्त। और इसके रिजल्ट्स आने वाले दिनों में हमें और भी पता चलेंगे, लेकिन फिर वक्त जो हमें अंदाजा है उसकी वजह यही है कि उन्होंने राफेल को उस तरीके से एम्प्लॉय नहीं कर सके। जब इतनी ज्यादा डेंस एयर एक्टिविटी हो रही होती है, तो ये बहुत जरूरी होता है कि आप आइडेंटिफाई कर सकें अपने फ्रेंड और फो को। आपको एग्जैक्टली पता हो कि आपका दुश्मन किधर है और आपका दोस्त किधर है। और जब आपने वेपन इस्तेमाल करने होते हैं जिनकी रेंजेस 150, 200, 300 मील तक किलोमीटर तक हैं, तो ये बहुत एक चैलेंज भी होता है, जहां पे ये एडवांटेज होती है कि आप फर्स्ट शॉट मार रहे हैं। आपने ये भी देखना होता है कि ये शॉट जो है आपके एनिमी को लगे, आपके अपने साथी को ना लगे। दुरुस्त। सो वो चैलेंजेस, डिसीजन लेना जो है बहुत एयर वॉर में बहुत जल्दी डिसीजन लेने होते हैं। अगर आप डिसीजन खुद नहीं लेंगे तो आपका एनिमी आपको पहले मार दे। सर, अब तो ये कोशिश यही होती पहले है। तो हमने इनके राफेल को तबाह किया, फिर हमने इनके जो इसराइली ड्रोन्स थे उनको भी तबाह किया। ये ड्रोन्स काफी महंगे थे और इन्होंने कोई तकरीबन 100 के इनके करीब लगभग इनके अपने पास थे। 70 इन्होंने पाकिस्तान भेज दिए और हमने इनके वो तबाह कर दिए। ये कितना बड़ा झटका है हिंदुस्तान के लिए, और ये ड्रोन्स किस हद तक खतरनाक थे पाकिस्तान के लिए? देखिए, ये ड्रोन्स जो हैं, ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी बहुत सोफिस्टिकेटेड है जो ये इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें हेरोन्स और हार्पी ड्रोन्स हैं। और ये हेरोन ड्रोन, इनका बेसिकली ये एक लॉइटरिंग टाइम होता है इनका, ये फ्रीक्वेंसीज जो रडार लगे होते हैं, आपका जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको तबाह करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और बहुत अच्छा और पोटेंट वेपन है और वॉर टेस्टेड वेपन है।
ये आर्मीनिया और अजरबैजान की जंग के दौरान अजरबैजान वालों ने बहुत इफेक्टिवली और एक्सटेंसिव तरीके से इस्तेमाल किया था आर्मीनिया के एयर डिफेंस को न्यूट्रलाइज और खत्म करने के लिए, और काफी सारे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को भी तबाह किया था। क्योंकि इन ड्रोन्स के साइज तो इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन इसके अंदर एक्सप्लोसिव्स भी लगे होते हैं, जिनकी तकरीबन 20-25 केजी का एक्सप्लोसिव होता है, जो जाके डायरेक्ट फिर उन रेडार्स पे लगते हैं और उनको तबाह कर देते हैं। दुरुस्त। तो ये बहुत एक पोटेंट वेपन है। जिस तरह 77 के करीब ड्रोन्स हमने क्लेम किए और उनको शूट डाउन किया, तो ये एक छोटा नंबर नहीं है। ये दो चीजें शो करता है। एक तो ये बिल्कुल। चीज कि हमारे पास रेडार्स के पास, और जो मैं भी जानता हूं क्योंकि मैं इस कलमदान को एयर डिफेंस के देखता रहा हूं जब मैं सर्विस में था, कि हमारे पास रडार की टेक्नोलॉजी ऐसी मौजूद है ऑल अक्रॉस द कंट्री, जो कि बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। दुरुस्त है। और ये आम रडार्स नहीं है। दुरुस्त। आम रडार्स कभी इस तरह के छोटे ड्रोन्स को, जो कि जिनका क्रॉस सेक्शन बड़ा छोटा होता है और स्पीड बड़ी कम होती है, पिक नहीं करते। हमारे जो रेडार्स जो मॉडर्न और सोफिस्टिकेटेड और स्टेट ऑफ द आर्ट लेटेस्ट रेडार्स हैं, जो ग्राउंड पे लगे हुए हैं, वो इनको पिक करते हैं। दुरुस्त। वो ना सिर्फ इनको पिक करते हैं, उनके पास काउंटर मेजर्स हैं कि वो किस तरह इनको अवॉइड कर सकें, और उसके अलावा भी हमारे पास टेक्नोलॉजी मौजूद है जिससे हम ड्रोन्स को मार सकें। जहां बहुत तक शुक्रिया इस चीज सर। का होना कि भी कुछ आपसे ड्रोन्स हमने अंदर आ बहुत गए। इंफॉर्मेशन ली। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे आमिर मसूद साहब, और हमने आज देखा, हमने डिस्कस भी किया कि पाकिस्तान में इस वक्त कितना चिल माहौल है, सुकून से खाने खाए जा रहे हैं, और इंडिया का जो झूठा प्रोपोगेंडा है वो बेनकाब हो चुका है। टीम फैक्ट फैक्टर को दे इजाजत, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।